देखो M2+ से M में मानक इलेक्ट्रॉन विभव में प्रवृत्तियाँ। कॉपर का धनात्मक अपचयन विभव के कारण अद्वितीय व्यवहार होता है। कॉपर के धनात्मक अपचयन विभव के कारण इसका अद्वितीय व्यवहार होता है। इसकी अम्लों से H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। मतलब धनात्मक अपचयन विभव होने के कारण कॉपर अम्लों से H2 गैस मुक्त नहीं करता। कहने का मतलब ये है, मगर ये NCERT की टफेस्ट लाइन जैसे होती है वो लिखा है। केवल ऑक्सीकारक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ही कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये अम्ल अपचित हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? अम्ल अपचित हो जाते हैं। अम्ल अपचित हो जाते हैं, ना समझे होगे क्या मतलब हुआ। अम्ल अपचित हो जाते हैं, अम्ल अपचित होता है, एसिड अपचित होता है और ये खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं इसको उल्टा पहले पढ़ता था, तो मतलब इसमें अम्ल अपचित हो जाते हैं और कॉपर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो कॉपर के Cu2+ मतलब कॉपर सॉलिड के Cu2+ एक्वस में रूपांतरण के लिए आवश्यक ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। अब कहोगे कि क्यों लिखा, अब क्या जाने, मैं आगे उसकी कहानी बताएगा क्यों लिखा। हाँ, श्रेणी में अपचयन विभव के कम ऋणात्मक मानों की समान प्रवृत्ति धातु के प्रथम एवं द्वितीयक आयन एंथैल्पी के योग में समान वृद्धि से संबंधित है। कम ऋणात्मक मान का मतलब समझते हो? अपचयन विभव का कम ऋणात्मक मान का होने का मतलब कि हम अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं निकालेंगे। अपचयन विभव का कम ऋणात्मक मान होने का मतलब हम अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकालेंगे। क्यों? पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कम ऋणात्मक मान हुआ क्यों हुआ। ये प्रथम एवं द्वितीयक आयन एंथैल्पी बढ़ गई, मतलब हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये कहने वाले ज़्यादा आ गए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देने वाले कम गया। देखो जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अपचयन विभव का जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। परंतु क्या हुआ, जैसे जैसे हम श्रेणी में इधर से इधर बढ़ते गए, द्वितीयक एवं तृतीयक आयन एंथैल्पी बढ़ती गई, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो गया। इसी के कारण कम ऋणात्मक मान हो गया। अधिक होता ऋणात्मक मान तो अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सक्रियता श्रेणी पढ़े होगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वही है। अब मैंगनीज, एक बार ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ध्यान रखना। मैंगनीज, निकिल तथा जिंक के अपचयन विभव का मान समान प्रवृत्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक है। समझ रहे हो? ये अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतने उतावले हैं कि इनका क्या कहना। क्यों उतावले हैं? अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से तो ये 3d5 आ जाएगा ना, इसका ही राज हो जाएगा, अर्धवरित कक्षक वाला सिस्टम आ जाएगा। ऐसे जिंक जो है ये 3d10 और 4s2 है, ये 4s निकाल जाएगा तो 3d का राज हो जाएगा 10 में। इसीलिए ये बहुत उतावले हैं अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इनका अधिक ऋणात्मक मान है, मतलब अधिक ऋणात्मक होने का मतलब ऊर्जा एकदम माइनस में चल रही है। हमको इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ऊर्जा निकलेगी इनसे, इनको और स्थायित्व मिलेगा। ऋणात्मक मान होने का मतलब यही है कि ऊर्जा और निकलेगी इनसे, जब हमको देनी नहीं पड़ेगी, निकलेगी, जल्द फायदा होगा हमको, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्रोमियम 2+ एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास, ये देखो कौन सा नीट 2024 में ये लाइन आई थी डायरेक्ट, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था कि क्यों ऐसा होता है। तो क्यों होता है, D5, देखो बहुत से लोग कर दिए थे कि D5 के चक्कर में थे, मगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला सिस्टम लगा है। देखो Cr2+ एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D5 से D3 में परिवर्तित होता है, जिससे अर्धभरित T2G स्तर होता है। देखो T2Eg वाला स्तर में ये यहाँ पर एक ये, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये भरा और एक सिस्टम। अब देखो
अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बस जहाँ भी होगा ये ध्यान तो भटकाएगा ना। इससे अच्छा 3 ही रहें तो स्थायित्व तो अधिक होगा। समझ गया ना। ये क्रोमियम वाला सिस्टम ये रिपीट हो सकता है। कॉपर के लिए अब चयन विभव का मान कहाँ से, M2+ से M का धनात्मक मान, मतलब कॉपर के लिए इसका मान धनात्मक क्यों होता है? कारण क्या दिया है, एनसीईआरटी बताई है, उच्च कणन एंथैल्पी और उच्च हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 2023 में PYQ आया था और उसमें केवल ऑप्शन में एक ऑप्शन करके दिया था, तो केवल कणन एंथैल्पी वहाँ पर दिखाया ही नहीं था, केवल हाइड्रेशन एंथैल्पी जल योजन ऊर्जा लिखा था। तो ध्यान रखना, उच्च कणन एंथैल्पी और उच्च जल योजन ऊर्जा के कारण। अब देखो मंटू मैग्नीज 2+ में अर्धभारित डी कक्षक का स्थायित्व और जिंक में पूर्ण भरित डी कक्षक विन्यास इनके ई मानों में संबंधित है, मतलब ई के मानों से संबंधित है। नहीं बोल रहा था कि अधिक ऋणात्मक क्यों है, तो वही ना बताया कि D10 हो जाएगा। जिंक 2+ जैसे ही बनेगा 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकाल के, किसके 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकाल के ये कैसे किस में बन जाएगा, D10 में चला जाएगा, तो इसके मज़े ही मज़े हो जाएंगे। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैग्नीज 2+ में अर्धभारित डी कक्षक का स्थायित्व और जिंक में पूर्ण भरित डी विन्यास इनके ई मानों से संबंधित है, जबकि निकिल का अब चयन विभव इसके उच्चतम ऋणात्मक, मतलब निकिल का नहीं बताया था कि इनके अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक क्यों है, तो उसी का कारण बता रहा है। उसका कारण उच्चतम ऋणात्मक जल योजन ऊर्जा है। अब चयन विभव का निम्न कारण, देखो एनसीईआरटी में ना रिपीट नहीं करता कि मैं बता रहा हूँ कि अब चयन विभव का उच्चतम मान ऋणात्मक क्यों है, ऐसा नहीं बोला। अब ये बोल दिया कि Ni मतलब निकिल का अब चयन विभव इसके उच्चतम ऋणात्मक से संबंधित है। ये नहीं बोल रहा कि क्यों कम, इतना ऋणात्मक मतलब कम मान है, वो सिर्फ बोल दिया कि संबंधित है। किससे संबंधित है, इसके जल योजन ऊर्जा से। अब देखो मानक इलेक्ट्रॉन विभव M3+ से M2+ में जाने वाले सिस्टम, स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान, स्कैंडियम के लिए बहुत कम मान है, ऋणात्मक मान है, मतलब समझ रहे हो, जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कैंडियम जैसे ही +3, स्कैंडियम में क्या इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति थी, स्कैंडियम जो था इसमें 3D के 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s2 के 2 हैं। जैसे यहाँ पर ये दो, पहले ये 2 निकलेंगे, फिर एक और ये निकल जाएगा, तो आर्गन 18 आर्गन में पहुँच जाएगा, अक्रिय विन्यास ये धारण कर लेगा। तो वही सिस्टम है। स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान स्कैंडियम 3+ के स्थायित्व को दर्शाता है, जिसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास है। समझ गए ना, गलत बताएं, कुछ बताया नहीं बताया, वही कहने का मतलब है। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण जिंक 2+ के स्थायित्व D10 विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन का हटना है। क्या जिंक के लिए इससे उच्च, हाँ समझ गया क्या कह रहा है कि इसका इतना ज़्यादा मान क्यों है, जिंक ऐसा क्यों नहीं है, जिंक 3+, जिंक 2+, मतलब समझ रहे, इसको इसमें ले जाने के लिए मान इतना उच्चतम क्यों है। इसका मान इसका उच्चतम इसलिए है क्योंकि इसमें जाने से D10 जो भरा हुआ, मतलब 3D10 जो भरा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो दम नहीं है कि निकाल ले, इसीलिए इसका मान उच्चतम है। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान, मतलब इसका अभी कह रहा था कि अपेक्षित प्रवृत्ति से अधिक ऋणात्मक है, वो किसके लिए था, इसके लिए था, ये M2+, मतलब M से M2+ में जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये था, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए ना दिमाग खुल जाएगा जिंक में। तो वही बता रहा है कि जिंक में ये D10 से इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ता है, इसीलिए ये इसका उच्चतम मान है। किसका उच्चतम मान है, अब देखो हम लोग पेपर में पढ़ते नहीं है, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है कि ये है कि ये था, हम लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग इस वाले को सोच के मान लें कि इसका उच्चतम मान कैसे हो सकता है, तो यही लफड़ा हो जाता है। मैग्नीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान, मैग्नीज के लिए अब इसमें भी बता रहा है, इसमें बता रहा था ना कि इसका निम्न मान था, अपेक्षित मान से निम्न मान था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ही ये
मैग्नीज 3+ Mn2+ से ये इसमें जाएगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3d5 किस में बदलेगा, 3d4 में बदलेगा, जो इसको एकदम बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मैग्नीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान यह दर्शाता है कि मैग्नीज 2+ जो कि D5 में अर्धभरित कक्षक है विशेष रूप से स्थायित्व है। अब आगे देख रहा है, जबकि आयरन के लिए अपेक्षाकृत निम्न मान क्यों हैं। आयरन के लिए निम्न मान मतलब अपचयन विभव का मान निम्न क्यों है। इसका मान आयरन के लिए निम्न होने का मतलब बहुत कम क्यों है, क्योंकि जैसे ही ये 2+ से इसमें जाएगा तो क्या ये 26 नंबर में आता है। और देखो इसका 72 कोष का विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2 होता है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, एक और इसका निकल जाएगा तो किस में बदलेगा, 3d5 में बदल जाएगा। इससे क्या होगा कि ये बहुत अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो मतलब स्थायित्व जितना जल्दी प्राप्त करेगा तो उतना ही ज़्यादा वो परिवर्तन को अपने मानेगा। तो वही चीज़ है कि आयरन के Fe के अपेक्षाकृत निम्न मान मतलब E का निम्न मान जो है, मतलब इनके तो उच्च हैं पर इनका निम्न मान क्यों है, क्योंकि ये जब अगर +3 में चला गया तो D5 का विन्यास धारण कर लेगा जो इसको अतिरिक्त स्थायित्व देगा। समझ गए ना। आते हैं देखो V के अपेक्षाकृत निम्न मान, अभी आयरन का निम्न मान बताया था, अब यहाँ पर हम वेनेडियम का निम्न मान बताएंगे। कहाँ से कहाँ जाने के लिए, V3+ में जाने के लिए। कहाँ से, V2+ से। देखो शक्ति व कर्णम, शक्ति टाइटेनियम आएगा तो इसकी 3d3 में आएगा और ये 4s2 इसका ये विन्यास है के स्थायित्व में संबंधित है। V के लिए अपेक्षाकृत निम्न अपचयन विभव का निम्न मान अर्थात अधिक ऋणात्मक मान। ऐसा क्यों है, तो रुको भाई, ये ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में M2+ में जाने के लिए, M से M2+ में जाने के लिए मैं थोड़ा सा गलत रास्ते में चला गया था कि ये बोला है कि V से V2+ में जाने के लिए क्यों ऐसा ये उतावला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये 3d बचा तो ये T2g खेल सकता है ना, ये इसीलिए ये अधिक ऋणात्मक मान मतलब निम्न मान का होना, E के निम्न मान का होना मतलब अधिक ऋणात्मक मान का होना। और अधिक ऋणात्मक होने से क्या होगा, मतलब अधिक ऋणात्मक मान क्यों है, क्योंकि ये T2g वाला सिस्टम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला सिस्टम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले आ जाता है लगता है NCERT में। मेरे पास, मैं NCERT लिख के पता नहीं कहाँ रख दी। चलो ठीक है, आगे देखो। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियाँ, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, माँ कसम कह रहा हूँ। पढ़ते हैं आगे। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या TX4 मतलब कह दिया। अब आगे देखो VF5 और CRF6। तुम VFCl नहीं लिख सकते, क्या VCl5 नहीं लिख सकते, ये नहीं बनाता, VF5 ही होता है। मतलब वेनेडियम को +5 में ले जाने की औकात केवल फ्लोरीन की है। तुम यहाँ पर Cl ब्रोमीन आयोडीन नहीं लिख सकते, जबकि टाइटेनियम को समझ रहे हो X4 में ले जाने के लिए तुम यहाँ पर Cl भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, मतलब कोई भी हाइड्रोजन तुम ले सकते हो। X का मतलब ये है। और VF5 V को 5 में, V5 में ले जाने की ना औकात हैलाइड बस की है। कौन से हैलाइड, केवल फ्लोरीन वाले बस की। और CR को CR6 में ले जाने की औकात केवल यहाँ पर भी केवल फ्लोरीन की है। तो मतलब ये 3 तत्वों मतलब यौगिकों को याद रखना कि TiX4 टेट्राहेलाइड, मतलब टाइटेनियम को तो सभी ले जा सकते हैं जितने भी हैलाइड हैं, उसकी मैक्स में वो +4 मैक्स जाती है ना, तो +4 मैक्स, तो इसमें ले जाने के लिए कोई भी हैलोजन ले जा सकता है। पर यहाँ पर वेनेडियम और क्रोमियम को केवल आयरन ही मैक्स में फ्लोरीन मैक्स में ले जा सकता है। अब देखो मैग्नीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइडों में प्रदर्शित नहीं होती। ऐसा कंपाउंड तुम अपने जीवन में देखो कि MnF6 मतलब क्या लिख रहा हूँ, MnF7 हो,
कहीं देखे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि MnF7 में हैलाइडों की औकात ही नहीं होती कि वो मैग्नीज जैसे को मैक्स +7 मैक्स में ले जाए। देखो Mn की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइडों में प्रदर्शित नहीं होती है, परंतु MnO3F ज्ञात है। समझ रहे हो क्या कह रहा है? मतलब ये अपने दम में ले ही नहीं गया है, ये ऑक्सीजन की सहायता लिया है। अब देखो मैग्नीज के पश्चात सिवाय Fe(X3) मतलब Fe(X3) को कोई भी हैलोजन Fe(X3) में हो सकता है, और कोबाल्ट केवल F3 COFCl तुम कभी नहीं देखोगे। COFCl ये तुम कभी ना देखो, COCl3 कभी ना देखे होगे। तो कोबाल्ट को मैक्स कौन ले जा सकता है?